दूसरा लेसन से कुछ सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि पराग कण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं। अगर आपको जवाब आएगा तो आप जवाब कमेंट करेंगे, हो सके तो लाइव को शेयर कर दें। पराग कण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं, जवाब दीजिए। ऑप्शन है एक या दो या तीन या चार। सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल ही हम करेंगे। पराग कण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं हो सकती हैं। तो पराग कण में अवनमन के समय 2 या 3 कोशिकाएं हो सकती हैं। याद रखेंगे, पराग कण में अवनमन के समय 2 या 3 कोशिकाएं हो सकती हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश में, ये बहुत पूछता है, जो बहुत पूछता है वही हम केवल कर रहे हैं। एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो एक परिपक्व भ्रूण कोश में, हम आंसर बताते चलते हैं जल्दी जल्दी। एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीकीय भ्रूण कोश होता है। ठीक है, तो एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। याद रखेंगे, एक परिपक्व भ्रूण कोश में केंद्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। अगर केंद्रिकाओं की संख्या पूछे तो केंद्रिकाओं की संख्या 8 होती है। ठीक है, और कोशिकाओं की संख्या 7 होती है। परागकण कारक होते हैं, पूछेगा कि परागकण कारक होते हैं। तो परागकण कारक होते हैं, ऑप्शन रहेगा अजीवीय, जीवीय, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इसमें आप आंसर दीजिएगा दोनों। ठीक है, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक होते हैं, अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। तो याद रखिएगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक त्रिगुणित होते हैं, त्रिगुणित। ठीक है, केवल महत्वपूर्ण सवाल आज ले रहे हैं। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तोता का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। ऐसे बोल दिए हैं तो बता सकते हैं, तो बताइए तोता का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। याद है, सब तो पढ़ाया हुआ है हमारा। परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो परागकण जो है, बिल्कुल सही, अंकित कुमार 140 वर्ष। परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, दोनों का, इनमें कोई नहीं। तो परागकण जो है ये नर युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद है। ठीक है ना। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं। तो आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं पुष्प। जो महत्वपूर्ण सवाल है आपको आज वही ले रहे हैं। अभी दूसरा चैप्टर से हम कर रहे हैं। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन के आधार हैं पुष्प। भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है। तो याद रखिएगा, गुरु बीजाणु से। भ्रूण कोश की उत्पत्ति होती है गुरु बीजाणु से। परागकण कहाँ विकसित होते हैं, लघु बीजाणुधानी में। याद रखिएगा, परागकण कहाँ विकसित होते हैं, लघु बीजाणुधानी में। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। तो इसका जवाब होगा बाह्य भित्ति। याद रखिएगा, कौन भित्ति, बाह्य भित्ति। और एक दो सवाल और कि परागकण में कितनी भित्तियां होती है। याद रखिएगा, परागकण में 2 भित्तियां होती है।
है ना। बाहरी भित्ति को कहते हैं बाह्यचोल, इंग्लिश में एक्साइन, और भीतरी भित्ति को कहते हैं अंतःचोल, ठीक है, इंग्लिश में इंटाइन। तो पूछ देगा कि एक्साइन किससे बनी होती है, तो एक्साइन जो है बाहरी भित्ति स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है बाहरी भित्ति। और भीतरी भित्ति जो है ना, भीतरी भित्ति पेक्टा सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टा सेलुलोज, जी हाँ, ठीक है। चलिए चैप्टर वाइज हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो पूछा हुआ सवाल है, बस हम आपको केवल आज वही दोहराएंगे, है ना। महत्वपूर्ण सवाल ही कर रहे हैं। तो हम अभी जो उठा रहे हैं, अब जो चैप्टर उठा रहे हैं, ठीक है, वो हम सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर पहले उठा रहे हैं, ठीक है। जो पीछे कुछ चैप्टर्स थे उसको हम ले रहे हैं आपको। हाँ, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आपको याद होगा हम पढ़ाए थे। तो इसमें बस जो पूछा हुआ सवाल है, मेरे पास उसका लिस्ट है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये तो आज अचानक आ गए हैं अंकित, इसलिए पीडीएफ तो है नहीं उपलब्ध। अचानक हमको आज सब लोग फोर्स किए, तो हम कहे कि ठीक है तो आ जाते हैं। ऐसे देखते हैं लिख के संभव होगा तो। चलिए, जो पूछा हुआ सवाल है, सबसे पहले अभी हम आपको जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी से बता रहे हैं। पूछेगा पीसीआर विधि आवश्यक है। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो हम क्वेश्चन आंसर बताते जा रहे हैं, आप फटाफट लिख भी सकते हैं, 2 बार बोल भी देते हैं। पीसीआर विधि, बिल्कुल पूछा हुआ सवाल ही पूछ रहे हैं हम, एकदम आने वाला है, ये आ सकता है। पीसीआर विधि आवश्यक है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा डीएनए संवर्धन में। पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए संवर्धन, डीएनए संवर्धन। एगारेज जेल प्राप्त किया जाता है, एगारेज जेल प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। एगारेज जो है ये प्राप्त किया जाता है मक्का से। अगला है पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से जांच होती है, इसका जवाब याद रखिएगा कैंसर का। पीसीआर से जांच होती है कैंसर का, ठीक है। केवल पूछा हुआ क्वेश्चन में पूछ रहा हूं और इधर उधर से नहीं। ईसीओ, इको R1, याद होगा आपको, एंजाइम का नाम है। ईसीओ, इको R1 एंजाइम का स्रोत है, पढ़ाया हुआ है मेरा। इको R1 एंजाइम का स्रोत है ना। इसका जवाब होगा ई कोलाई, ई कोलाई जीवाणु होता है, एस्केरिचिया कोलाई जिसको बोलते हैं। अगला है टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, ये 2015 में पूछा है, ठीक है। तो इसका जवाब होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस में, याद रखिएगा। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस में, ठीक है। आज सामान्य क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि जो आपको लगे कि अच्छा हो, अच्छा नहीं, हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको कुछ कल लाभ हो, कुछ जो उसमें से कुछ टच कर सके। तो इसलिए साधारण क्वेश्चन मैं बोल ही नहीं रहा हूं। अगला सवाल है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है। बहुत भी सवाल है। न्यूक्लिक अम्ल के
नाइट्रोजन बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? ठीक है, ये 2016 में पूछा है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बंधन। कौन सा बंधन? हाइड्रोजन बंधन। ठीक है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो शराब उद्योग में जो है ये ईस्ट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा ईस्ट का। ठीक है, हाँ ईस्ट कवक है, तो शराब उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है। अगला है दूध से दही बनाने में, 2017 में पूछा है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो ये तो सिंपल सवाल है, सबको पता होगा, है ना, बता सकते हैं तो बताइए। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का उपयोग होता है। सात लोग अभी जुड़े हैं, संभव हो तो लिंक शेयर कर दें, और भी अगर कहीं ग्रुप्स लोग हैं, कहीं लोग एग्जाम हैं देने वाले हैं, तो अभी हम रहेंगे लगातार, महत्वपूर्ण चैप्टर जितने भी हैं उसको कर लेंगे आज। अगला है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। तो इसका जवाब होगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं को। ठीक है। अगला सवाल है जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर, पूछा हुआ सवाल है 2018 के एनुअल में। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ठीक है, केवल पूछा हुआ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। और जैसा कि पता है कि ये इसके बाद हिंदी भी है, लगता है कल के बाद हिंदी है, परसों। तो जब आ ही गए हैं लाइव, तो आप लोग को इसकी सूचना भी दे दें कि हो सके तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव है ना, जो हिंदी का एग्जाम परसों है, तो कल भी हम लाइव रहेंगे 9 से 10, 10:15 तक, है ना, 9, 9:15 से। तो इसी टाइम पर कल भी आप जुड़ सकते हैं हिंदी के लिए। रोहित कुमार गुड इवनिंग। कल 9 बजे हिंदी के लिए जुड़ेंगे सभी लोग। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में हैं। क्राइजीन एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, आप कहीं से भी किसी से पूछ सकते हैं। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? 2016 में पूछा हुआ। क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कपास। ठीक है, कपास। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन भी होता है, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधों को कराया जाता है। ठीक है। किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? 2016 में पूछा है, तो इसका जवाब होगा कायिक भ्रूण। कायिक भ्रूण। अगला है निम्न में से
कौन कीटभक्षी पौधा है? ड्रोसेरा, नेफेंथिस, ए एवं बी दोनों, हाइड्रीला। 2015 में पूछा है। तो इसमें ड्रोसेरा और नेफेंथिस ये दोनों जो है कीटभक्षी पौधा है। हाँ, कीटों को खा जाता है। ठीक है। असम में पाया जाता है कलश पौधा, वो भी कीटभक्षी पौधा होता है। कीट उसके अंदर बैठता है और वो अपने को ढक लेता है उसको। ठीक है, बिल्कुल सही दोनों। अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र से हम लोग चल रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, कोई भी सामान्य क्वेश्चन मैं आज नहीं लेना चाह रहा हूं, केवल पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो आंसर याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में हम पढ़ाए भी थे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिंस। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ठीक है। अगला सवाल है, बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ, जैसा कि आप जानते हैं, बाघ कैसा उपभोक्ता है ना? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है ना, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में, सब पूछा हुआ सवाल करवा रहे हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला अंतर्गत होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह हम पढ़ा चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है ना, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। याद होगा आपको, हमने बताया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है ना कैसा होता है? एक दिशीय, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। अगला है, गिर अभयारण्य है ना, 2011 2016 दोनों में पूछा है। गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर, हाँ, जंगल का नाम है, वन जीव अभयारण्य है गिर। तो गिर अभयारण्य जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, गुजरात में है गिर, शेर के लिए। अगला है, इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं? डोडो, स्टीलर्स, सी काऊ, थाइलैसिन, इनमें सभी। तो ये तीनों जो है वो विलुप्त हो गया है। डोडो, स्टीलर्स, सी काऊ और थाइलैसिन, ये तीनों प्रजाति जो है विलुप्त हो गए हैं। ठीक है। अगला है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। ठीक है। अगला है, कान्हा नेशनल पार्क, ये 2010 में पूछा है और 13 में पूछा है। तो कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए, गैंडों के लिए, चीतों के लिए, मगरमच्छों के लिए। तो याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क जो है, ठीक है, ये चीतों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ गैंडा भी होता है। अगला है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? तो रेड डाटा बुक में जो है दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों की सूची रहती है, आप जानते होंगे। अगला है, केवल पूछा हुआ क्वेश्चन, थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जनसंख्या के अधिक का परिणाम क्या होता है? यानी जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो उससे क्या, उसका परिणाम क्या होता है? तो इसमें याद रखिएगा, आय में कमी हो जाता है, जमीन की कमी, खनिज पदार्थों की कमी, यानी कि इनमें सभी आंसर होगा। अगला है, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कौन सी है? यानी सीधे सीधे सवाल है कि विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? विश्व में, हाँ, हॉटस्पॉट जैव विविधता का सूचक होता है। तो विश्व में जो है वो कुल 34 हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा, 34। हाँ, ठीक है। और एक और है कि गैंडा अभयारण्य किस राज्य में है? तो गैंडा के लिए हम बताए ही अभी, असम। ठीक है, असम में। ये चैप्टर इसलिए उठाया पहले कि ये पढ़ाया हुआ
था, लेकिन लास्ट में पढ़ाए थे, तो हम सोचे पहले इसको कर लेते हैं। केवल पूछा हुआ क्वेश्चन मेरा कोशिश है। अम्लीय वर्षा के कारक हैं, तो अम्लीय वर्षा के कारक याद रखिएगा, पढ़ाए भी थे हम। अम्लीय वर्षा के कारक NO2 तथा SO2, NO2 तथा SO2, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कारक हैं NO2 तथा SO2। अगला है मानव साधारणतया कितनी तीव्रता की ध्वनि को सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 20 से 30 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। अगला है WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, ये 2 बार पूछ चुका है। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है, 20 से 30 डेसिबल। याद रखिएगा 20 से 30 डेसिबल। अगला है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस में सुनिएगा, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी, 2018 में पूछा है, तो याद रखिएगा मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है ना, और CO2, ठीक है। हाँ, इनमें सभी, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन की मोटाई, सीधे सवाल रहेगा, ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है, तो याद रखिएगा डॉप्सन यूनिट में, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। कैसा लग रहा है आप लोग को, एक बार कमेंट करके बता दें, ठीक लग रहा है। और ये भी बताएं कि क्या हम हिंदी लाइव कल रात 9 बजे आप लोग मिलेंगे, हिंदी लाइव आए, हिंदी के लिए कुछ प्रश्न लेकर, अगर आप लोग कहेंगे तो हम आएंगे। और चूंकि आज ही से सोच लिए है तो हिंदी इससे बेहतर ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है, सभी चैप्टर तो नहीं, लेकिन जितना संभव होगा महत्वपूर्ण चैप्टर हम आज अभी जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आनुवंशिकता की तरफ मुड़ेंगे, ठीक है, वो छूटना नहीं चाहिए, ये भी छूटना नहीं चाहिए। बुचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टाई, बुचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टाई के द्वारा होता है, ये 2 बार पूछा हुआ है। बुचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टाई के द्वारा कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा फाइलेरिया, बुचेरिया से होता है फाइलेरिया, ठीक है। और आपका मलेरिया आप जानते हैं, मादा एनोफिलीज, तो याद रखिएगा बुचेरिया ब्राउन क्रॉफ्टाई से कौन सा रोग होता है, फाइलेरिया होता है, ठीक है। केवल महत्वपूर्ण सवाल, विडाल परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये आपको पता भी होगा, आप बता सकते हैं विडाल परीक्षण कौन से रोग की पहचान के लिए किया जाता है ना, टाइफाइड के लिए, किसके लिए, टाइफाइड के लिए, ठीक है ना। अगला है एल्कोहल के अधिक इस्तेमाल से शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है ना, मतलब ज्यादा शराब पीने से सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये 2009 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा यकृत
सिरोसिस, ठीक है ना, याद रखिएगा, यकृत सिरोसिस आंसर रहेगा। अगला है एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है, 2016 में पूछा है, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, तो याद रखिएगा टी सेल्स, टी सेल्स, ये पढ़ाए हुए हैं भी हम, टी सेल्स। अगला है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर और ऑन्कोजीन ये दोनों का अध्ययन है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर और ऑन्कोजीन। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है, तो याद रखिएगा कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है। ट्रिपल एंटीजेन, ट्रिपल एंटीजेन टीका का उपयोग नहीं होता है, ट्रिपल एंटीजेन टीका का उपयोग नहीं होता है, तो याद रखिएगा टाइफाइड के लिए नहीं होता है, बाकी होता है आपका डिप्थेरिया के लिए होता है, टेटनस के लिए होता है ना, टाइफाइड के लिए नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो ये आपको पता होगा, हम पढ़ा चुके हैं, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है ना, टी लिम्फोसाइट कहां से, टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से, है ना, बोन मैरो। हम लोग अभी हैं चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इससे आप कुछ सवाल जो पूछा हुआ है इस, है ना, एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, दो बार पूछा है, 2010 2016 में। एड्स का कारक HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है, तो याद रखिएगा हेल्पर टी कोशिका, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस, तो इसका जवाब होगा याद रखिएगा सिफिलिस, ठीक है, ये यौन संचारित रोग है, सिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया सब यौन संचारित रोग है। अगला है, आप देख रहे होंगे कि हम आपके लिए केवल खोज करके जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो पूछा हुआ सवाल है, उसी को कर रहे हैं। कैंसर किसके कारण होता है, जीवाणु द्वारा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं, तो इसमें होगा ऑन्कोजीन्स के द्वारा, याद रखिएगा कैंसर ऑन्कोजीन्स के द्वारा, है ना। अगला है जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है प्लाज्मिक DNA, RNA, ए और बी दोनों, कोई नहीं, तो इसमें जवाब होगा ए और बी दोनों, प्लाज्मिक DNA भी और RNA भी दोनों पाया जाता है जीवाणु में, याद रखिएगा। मलेरिया रोग फैलता है, तो ये तो सबको पता है, मलेरिया रोग किससे होता है, मादा एनोफेलिज मच्छर से। चलिए लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग जो है वो किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या सभी से, तो कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु से होता है, कुष्ठ रोग किससे होता है, जीवाणु से, ठीक है। अगला है फाइलेरिया रोग का वाहक है, फाइलेरिया रोग का वाहक है ना, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफेलिस से मलेरिया और मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया, ठीक है। अगला है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, 2017 में पूछा है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन, तो एसिटाबुलेरिया जो है ये एकल कोशिका प्रोटीन है, एकल कोशिका प्रोटीन को SCP भी कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। अगला है ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑन्कोजीन जो है ये कैंसर के लिए उत्तरदायी है, याद रखेंगे। कुछ और सवाल, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें सभी, तो इसका जवाब बता सकते हैं आप लोग, इनमें सभी, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सभी जीवाणु से होता है।
और अगला है एंटमीबा इनमें से क्या है? तो एंटमीबा प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा, एंटमीबा प्रोटोजोआ है। अगला है इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हे ज्वर। ठीक है, कल्याण सोना किसकी किस्म है? 2016 में पूछा, कल्याण सोना किसकी उन्नत किस्म है? गेहूं की, याद रखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं जैव विकास, इवोल्यूशन, और इसके बाद जो है डीएनए वाला चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है, हाँ या योजक कड़ी, एक ही बात है। तो योजक कड़ी कौन है बताइएगा? तो याद रखिएगा, इसमें इसका आंसर होगा, इसमें जो ऑप्शन है एकीडना, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस। तो ये तीनों जो है योजक कड़ी है, एकीडना, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस, ये तीनों योजक कड़ी है। ठीक है, अगला है जैव विकास का पिता किसको कहा जाता है? तो ये तो आपको मालूम है, जैव विकास का पिता चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी जो है सचिन, हेलो। फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का पिता, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है ना। चलिए आगे सवाल है, एक सवाल रहेगा एकीडना है, तो ऑप्शन रहेगा योजक कड़ी, विलुप्त कड़ी, अवशेषी अंग, इनमें कोई नहीं। तो एकीडना जो है ये योजक कड़ी है, याद रखिएगा। केवल पूछा हुआ क्वेश्चन, केवल पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों के भारी मांग पर बहुत से विद्यार्थी हमारे फोन कर रहे थे, और तो इस वजह से सर भी बोले कि आ जाइए, और आप लोग की उपस्थिति देख करके लगा कि चलिए भाई, इसलिए हम आज बोल भी दिए कि हिंदी के लिए भी आ जाएंगे कल, कुछ तो जो हो जाएगा रिवीजन। चलिए कुछ सवाल। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 के एनुअल में पूछा है। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? आपको कुछ सवाल ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल नया सवाल है, लेकिन यही क्वेश्चन जो है पूछेगा आपको, आपसे पूछा हुआ ही पूछता है, और सब हम पूछा हुआ ही आपको करवा रहे हैं। मनुष्य में हीम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन है? तो इसका याद रखिएगा, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। यूवी जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को है ना, यूवी बीटा किरण का अवशोषण। अगला है क्रमिक विकास में योगदान है स्वपरागन का, परपरागन का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का। तो याद रखिएगा क्रमिक विकास में योगदान है कमल में कौन सा परागन होता है, ऐसा कोई कुछ पूछ रहे थे, लगता है कमेंट तो थोड़ा सा दिखा, देखते देखते गायब हो गया। तो कमल में जो है वो कीट परागन होता है जी, हाँ। हालांकि कमल में जो है, कमल जो है जल में रहता है, तो उसमें जल परागन नहीं होता है, कीट परागन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो ये याद रखिएगा लेमार्क के द्वारा दिया गया। अर्जित गुणों का वंशागति का सिद्धांत
लेमार्क के द्वारा दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, बिना पूछा हुआ एक भी हम आज उठा ही नहीं रहे। ठीक है ना, चलिए। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? कूट या कोडोन एक ही बात है। तो अनुवांशिक कोडोन हम पढ़ा भी चुके हैं, पढ़ाए भी थे, याद होगा आपको। बता सकते हैं अनुवांशिक कूट में कितने कोडोन होते हैं या कूट होते हैं? 64। वेरी गुड अजीत कुमार, 64। कमल में परागन किसके द्वारा होता है? कीट परागन, तो बता ही चुके हैं। अगला है, न्यूक्लियोसाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2011 में पूछा, न्यूक्लियोसाइड है, तो इसका जवाब होगा, या लिख लीजिए, न्यूक्लियोसाइड है, मैं बोल रहा हूं आंसर, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा। नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड है ना, नाइट्रोजन क्षारक प्लस शर्करा, यही ऑप्शन में रहेगा। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, 2009 में पूछा हुआ सवाल है। डीएनए अणु में, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अब चल रहा है, वंशागति के आणविक आधार। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? एडेनिन कितना परसेंट होगा? ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, साइटोसिन 18 है तो एडेनिन 82% होगा, 82। जी हाँ, 82%। ठीक है, डीएनए अणु में अगर लिखना चाहते हैं तो डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन कितना परसेंट? तो एडेनिन 82%। अगला है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? 2015 में पूछा हुआ है, ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, है ना? तो ओपेरॉन मॉडल जो है ये जैकब तथा मोनड ने, है ना, याद रखिएगा। और इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, वो बता चुके थे आपको कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? तो याद होगा आपको, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, बिल्कुल सही। अगला है, आज का आपका सुनना और हमारा आपके सामने आना, थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए। आपको कल काम आ सकता है, बस 1-2 दिन का मेहनत है आप लोग को, बस एग्जाम समाप्त होने ही वाला है। डीएनए के, अगला सवाल है, डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, तो इसका जवाब याद रखिएगा, थायमिन एवं साइटोसिन। डीएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन। ठीक है, ये 2011 में पूछा हुआ है। अगला सवाल है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, हाँ न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, ठीक है, तो इसका जवाब होगा न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर यानी बहुलक। ठीक है, अगला है, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है, तो इसका अभी जवाब हम दिए थे, आरएनए के पायरीमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरासिल। ठीक है, अगला सवाल है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, चलिए इसका हम ऑप्शन देते हैं, आप लोग बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर, यह क्या टीचिंग, बस ये तो बस आप कहे और हम आ गए बस, और स्टूडेंट भी सब फोन कर रहा था तो हम सोचे कि चलो सर भी कहें। तो डीएनए से आरएनए की भिन्नता है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता है,
इसका जवाब सीधे सीधे बोलते हैं, याद रखिएगा, राइबोज रहने में। ठीक है, आप जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म हो गया राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला सवाल है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि केवल पूछा हुआ ही क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? अभी पूछे थे ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, जैकब एवं मोनड ने। अभी पूछ रहे हैं ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है, ये 2017 में पूछा। तो इसका जवाब याद रखिएगा, जीन का फंक्शन। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का फंक्शन। हाँ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं अजीत, चलो और जल्दी जल्दी कर देते हैं भाई। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? तो इसका जवाब ऑप्शन है थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन। 2 बार पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब याद रखिएगा, थायमीन। ठीक है, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? टीएमवी, बैक्टीरियोफाज, ए और बी दोनों। टीएमवी, बैक्टीरियोफाज, ए और बी दोनों। तो इसमें आप याद रखिएगा, टीएमवी और बैक्टीरियोफाज दोनों। डीएनए इनमें से किनका आनुवांशिक पदार्थ है? तो टीएमवी और बैक्टीरियोफाज दोनों। अगला है, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में, बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं? ठीक है, तो बी डीएनए के पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के जो है ये 10 पेयर होते हैं, 10। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से जो है आंसर होगा डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। याद रखिएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग ये दोनों होगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन है? निम्न में से निम्न में से किस डीएनए में प्यूरिन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए तथा जी। अगला है, बस बस बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कर रहे हैं, तुरंत फटाफट चलिए। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है ना? चलो बताओ भाई, डीएनए इनमें से किनका आनुवांशिक पदार्थ है? टीएमबी, बैक्टीरियोफाज, दोनों में किसी में नहीं। तो अभी हम आंसर दिए थे। ठीक है, डीएनए इनमें से किनका आनुवांशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफाज का। अच्छा, ये सवाल बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पढ़ाया हुआ है, डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? याद है आपको? बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन 2 बार पूछा है, 2017 में और 2018 में। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो इसमें याद रखिएगा, डीएनए में जो है यूरेसिल नहीं होता है। ठीक है ना, डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है। 10 बजे तक चलेंगे हम, अगर बने रहते हैं आप तो। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल? हाँ बोलिएगा।
वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता, तो ये तो सबको पता है, लाल तथा हरे रंग की, है ना। वर्णांधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है, लाल तथा हरे रंग की। अच्छा, द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? कॉमर्स नहीं पढ़ाते हैं हम। वर्णांधता में द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो याद रखिएगा 9:3, 3:9, 9:3:3:1। हाँ, 9:3:3:1 द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात। ठीक है। अगला सवाल है, अनुवांशिकी के जनक, ये तो अभी बता चुके, आप जानते भी होंगे, अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। मेंडल के नियम का अपवाद है, देखिए 2 बार पूछा, 2010 और 2011 में। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, सहलग्नता, स्वतंत्र अपव्यूहन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है, हाँ अजीत ये बिल्कुल सही है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो सहलग्नता, याद रखिएगा, मेंडल के नियम का अपवाद है सहलग्नता। ठीक है ना। अगला है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? महत्वपूर्ण सवाल, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ठीक है, 2012 में पूछा, तो इसका जवाब याद रखिएगा, पैकिटिन, है ना। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैकिटिन, हाँ पैकिटिन। अगला है, हम लोग इसी के चलते पीछे से स्टार्ट किए, जो महत्वपूर्ण सवाल था पहले। चलिए, आ रहे तुरंत आ रहे हैं। मानव प्रजनन कैसे छोड़ सकते हैं? मानव प्रजनन बहुत जरूरी है। चलिए, आ गए हम लोग मानव जनन में, फटाफट बताइए, अंतिम भी होने को है। द्विगुणित कौन है? अंड, पराग, ए और बी दोनों, युग्मनज। द्विगुणित कौन है? याद रखिएगा, इसमें द्विगुणित कौन है, नहीं डिप्लॉयड कौन है, तो इसमें होगा युग्मनज। ठीक है, युग्मनज। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, 2 बार पूछा है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, तो याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका हम बताए थे, आप भुला गए होंगे, सर्टोली कोशिका वृषण में, याद रखिएगा, सर्टोली कोशिका वृषण में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप लेके चल रहे हैं, मानव जनन। 6 नंबर का सवाल तो इससे जरूर रहेगा, 6-7 नंबर का। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है, शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है केंद्रक से, सेंट्रियोल से, माइटोकॉन्ड्रिया से, एक्सोनिम से। क्या होगा? तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, फटाफट, मानव जनन तो करना ही है एकदम। अगला सवाल है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हाँ, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या मालूम है, 23। याद होगा आपको। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमीट निर्माण को, गैमीट यानी युग्मक, तो गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस, इंग्लिश याद होगा, गैमेटोजेनेसिस, हिंदी में युग्मक जनन। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। अगला है, हाँ इधर उधर का कोई सवाल नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है उलटने में, केवल पूछा हुआ ही कोशिश करते हैं कि पूछें। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है? तो याद रखिएगा, मानव शुक्राणु के सिर का। ठीक है, विकास यादव, हाय। एक्रोसोम इनमें से किसका भाग है ना? तो याद रखेंगे, मानव शुक्राणु के सिर का भाग है।
एक स्वस्थ महिला, इंपॉर्टेंट सवाल 2018 में पूछा, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 400। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ? याद है? भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में। ठीक है, अगला सवाल है, कॉपर टी रोकती है, बहुत बार पूछा है और बहुत हमसे स्टूडेंट भी पूछा था, कॉपर टी रोकती है 2010 2013 में पूछा है। तो ये आपको मालूम भी होगा। अगर ऐसा रहेगा ऑप्शन कि अंडोत्सर्ग को, अंड निषेचन को, भ्रूण रोपण को, तो कॉपर टी जो है यहाँ पर ऑप्शन याद रखिएगा भ्रूण रोपण को। ठीक है, क्योंकि कॉपर टी जो है ये रोका हुआ, ये रोधक साधन है। कॉपर टी, कंडोम, ये सब रोधक साधन है। ठीक है ना। हाँ, बस 5 मिनट और है, कुछ और सवाल महत्वपूर्ण। चलिए बताइए, इनमें कौन सा फल कूट फल है? आम, नींबू, धान, सेब। सेब को कूट फल कहा जाता है, बताए थे हम, सेब को कूट फल कहा जाता है, कूट फल, असत्य फल। तो याद रखिएगा। अगला है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें सभी। तो अभी बताए युग्मनज द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है। अगला है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो इसका सिंपल जवाब है भ्रूणपोष, तो भ्रूण को पोषण देना, है ना। सब पूछा हुआ सवाल ही हम पूछ रहे हैं आपसे। अगला है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है, ये 2009 में पूछा है, तो याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, छोटे लाल कुमार, भ्रूण को पोषण देना। हाँ, अगला याद रखिएगा, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ठीक है, द्वितीयक केंद्रक। अगला है, एंटोमोफिली पर परागण निम्न में से किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली बताइए, बताया हुआ है। एंटोमोफिली कीट परागण को कहते हैं, एंटोमोफिली याद रखिएगा, कीट परागण। और पक्षी परागण को याद होगा ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण को ऑर्निथोफिली, और चमगादड़ परागण को चिरेप्टेरोफिली, है ना। और जल परागण को हाइड्रोफिली। चलिए, एनीमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली। तो एनीमोफिली जो है ना, आप जानते हैं इसको वायु परागण को कहते हैं एनीमोफिली, है ना। अच्छा, पूछता है 2013 में पूछा है कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी एवं सी दोनों। तो इसका जवाब होगा डी, यानी कि बी एवं सी दोनों, यानी कि छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है वो छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं, है ना। अगला सवाल है, हाँ इससे बहुत सवाल आता है जी, निषेचन क्या है? ठीक है, सब आपको जवाब हम दे रहे हैं, निषेचन क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा, निषेचन जो है वो है अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, है ना, उसी को निषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन का खोज आपको याद होगा, द्विनिषेचन का खोज किसने किया? नवास्चिन ने। किसने किया? नवास्चिन ने। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी ले लेते हैं, एक दो सवाल और। भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित है, याद रखिएगा, भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित है। ठीक है, चलिए फटाफट कुछ और सवाल अपने मन से जो हमको याद है वो रिवीजन करा देते हैं 2 मिनट में। तो पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को पुमांग, पुष्प के मादा जनन अंग को जायांग, पुमांग के भीतर पाया जाता है पुंकेसर,
और जायांग के भीतर पाया जाता है स्त्री केसर, है ना, सब आपको याद ही होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करते हैं कि कल आपको इससे कुछ हेल्प हो, जो हम और आप दोनों मिलके मेहनत किए हैं 1 घंटा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हम हिंदी 9 से 10 लाइव रहेंगे, ठीक है, 100 नंबर हिंदी का। इसी तरह करा देंगे आपको कुछ सवाल, उससे आपको कुछ लाभ ही होगा। चलिए, धन्यवाद। कुछ और सवाल जल्दी जल्दी बोल देते हैं फटाफट, है ना। जो मेरे हाथ में है, आनुवंशिकी के जनक मेंडल, है ना। मानव शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र की संख्या 1। अगला है, ये आपको दिया हुआ भी है, पैकेज टेस्ट भी लिया हुआ है इससे। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक का नाम लामार्क, है ना। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, याद रखिएगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। समापन कोडोन, तो 3 गो समापन कोडोन होता है, 3 गो, तीनों का नाम बोल रहे हैं हम, ठीक है। समापन कोडोन UAA, UAG, UGA, हाँ, 3 गो समापन कोडोन होता है। टोटल कोडोन 64, है ना। विकास यादव 30 मिनट और सर। अच्छा, चलो तुम लोग कह रहे हो तो थोड़ा देर और कर लेते हैं, उसमें क्या है, कुछ और कर लेते हैं। अगला है, हाँ, तो चलो ठीक है, कर लेते हैं। कुछ और सवाल है हमारे पास महत्वपूर्ण। चलिए, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के, अंशु कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को भाई। लेकिन आप लोग को सोना भी है ना। हाँ, चलिए थोड़ा देर और कर लेते हैं कुछ और सवाल। स्तनधारी के, मिली जुली, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। हाँ, चलिए, हमारा भी हौसला बढ़ा है, आप लोग के बढ़ाए हैं, तो और कर देते हैं आधा घंटा और। अभी 18 लोग जुड़े हैं। जल परागन के बारे में, तो जल परागन जो है ना, जलीय पौधा में जितने भी जलीय पौधे हैं लगभग, उसमें जल परागन ही होता है। और जल परागन में क्या होता है कि परागकण जो है वो पानी के द्वारा बह करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाता है, तो उसको जल परागन कहते हैं। इंग्लिश में उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, है ना। कमल जो है वो अपवाद है, वो जल में रहता है, लेकिन कमल में जल परागन नहीं होता है, उसमें कीट परागन होता है। चलो, अगला सवाल है, अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है, ये भी पहले भी बताए थे, ठीक है ना। कुछ और सवाल कर लेते हैं, आप लोग कहे हैं तो। निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें डिप्थेरिया वायरस से नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्यिकी, कार्बनिक खेती। तो कार्बनिक खेती, है ना, ये जो है पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या है? तो हरा पौधा क्या है? उत्पादक है। हरा पौधा उत्पादक, है ना। अप्राथमिक उपभोक्ता, सभी शाकाहारी जंतु जो है वो
प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इसमें टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो जीवाणु से नहीं होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ठीक है। चंदन शॉर्ट वीडियो, हेलो हेलो हेलो। याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा जो है वो मिक्सो वायरस से होता है। ठीक है ना, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से होता है। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 7 का, है ना, या 7 का। अगला है, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। तो निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, उभयलिंगाश्रयी नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, उड़हुल। 30 सेकंड रुक रहे हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है? पपीता, सरसों, मक्का, उड़हुल। जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। पपीता बिल्कुल सही जवाब है। पपीता जो है उभयलिंगी नहीं है, वो एक लिंगी है। बिल्कुल सही। तो जो भी महत्वपूर्ण सवाल था वो हम लगभग करा चुके हैं आप लोग को। बेस्ट ऑफ लक सभी विद्यार्थियों को। कल आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑब्जेक्टिव मैंने लगभग करा दिया है, अब ऑब्जेक्टिव को देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। एक बार सब्जेक्टिव जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए, आंसर थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप सो जाइए एकदम चिंता मुक्त होकर के, और आराम से कल आपका जाएगा। खाना अभी कहाँ से खाना? अभी तो बस तुम लोग के सेवा में लगे हुए थे रवि। चलिए, बेस्ट ऑफ लक सभी को, गुड नाइट। और कल जुड़ेंगे हम लोग हिंदी के लिए, है ना, टाइम वही 9 बजे। धन्यवाद। चलिए।